बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने हमें जान और जहान दिया। दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज का मौजू जो है वो बड़ा इश्किया सा है और आम तौर पे आपने देखा होगा कि फ़नकारों के, क्रिकेटर्स के, खिलाड़ियों के मुख्तलिफ स्कैंडल जो सामने आते हैं। तो आज एक बड़ा अहम स्कैंडल मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। बल्कि मैं क्या डिस्कस करने लगा हूँ, मैं तो सिर्फ इब्तिदा की बात करूँगा कि ये हुआ क्या है क्या। बाकी चीज़ें मैं जो मुतासरा खातून हैं जिन्होंने इश्क फरमाया और उसका रिज़ल्ट क्या निकला, वो चीज़ें वो ख़ुद अपने मुंह से बताएंगी। और ये स्कैंडल जो है हमारे सुपरस्टार के बारे में है, बाबर आज़म के बारे में। बाबर आज़म क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं। दिनों में उन्होंने तरक्की की और 26 साल की उम्र में जिस अंदाज में वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, उससे ये बात पता लग रही है कि मुस्तकबिल में वो भारतीय क्रिकेटर कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, कम से कम वो 4-5 रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभी उनकी सिर्फ 26 साल उम्र है। कम उम्र में जिस अंदाज में ये खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है, सुपरस्टार बना है पाकिस्तान का और पाकिस्तान का मौजूदा कप्तान है, तो इसकी मुस्तकबिल बड़ा हसीन है। लेकिन अगर इसका माजी ज़रा सा चेक करें तो एक खातून लाहौर से सामने आई हैं जिनका नाम है हामज़ा मुख्तार। उन्होंने दावा किया है कि 15 साल की उम्र से ये उनसे इश्क कर रहे हैं, एक दूसरे से वाबस्ता हैं। प्यार की कहानी बड़ी दूर चली गई, लेकिन इसमें वो सारी मंजिलें तय हो गई जो निकाह के बाद होनी चाहिए थी। वो पहले ही सारी चीज़ें तय हो गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। खातून कहती हैं कि अब चूँकि ये सुपरस्टार बन चुके हैं, लिहाजा वो अब मेरी बात नहीं सुनते बल्कि मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। और इसमें खाली सिर्फ वो नहीं शामिल, बल्कि उनके साथ ही जो खिलाड़ी हैं, जिसमें उस्मान कादिर का नाम वो ले रही हैं और उसके साथ बिलावल भट्टी का नाम है और इमामुल हक का नाम है। अगर आप क्रिकेट को सही तरीके से जायज़ा लें तो आपको इसमें बहुत से स्कैंडल मिलेंगे, अपने खिलाड़ियों के भी और बैरून मुल्क खिलाड़ियों के भी। हमारे खिलाड़ियों में अगर आप देखें तो इमरान खान से लेके ज़हीर अब्बास, अपने मोहसिन हसन खान, वसीम अकरम और शाहिद मौजूदा जो खिलाड़ी हैं उनमें से अगर आप देखें, यानी शाहीन शाह आफरीदी जो हैं मौजूदा खिलाड़ियों में से, और ये अपना इमामुल हक, ये भी स्कैंडल की जद में आए। लेकिन इस मौके पर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ बाबर आज़म की, क्योंकि बाबर आज़म का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है और दुनिया में वो अपनी शनाख्त बना चुके हैं और मज़ीद कामयाबियाँ वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनकी एवरेज देखें तो मजमूई एवरेज जो है उनकी 56 कुछ है, यानी 96 या 94 है। और अगर उनकी ज़ाती वनडे में देखें तो वो 86 से भी ज़्यादा है, यानी 87 या 86 है, इससे भी ज़्यादा एवरेज उनकी मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि वो मुस्तकबिल का बेहतरीन खिलाड़ी है। खातून का ये कहना है कि मुतासरा हूँ, मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, मैं अदालत का दरवाज़ा खड़का रही हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जहाँ जाती हूँ बाबर आज़म के नाम पे उनका साथ देते हैं, मेरा साथ नहीं दे रहे। लेकिन मैं इंसाफ के लिए भटक रही हूँ और मैं आखिरी हद तक जाऊँगी, क्योंकि इन्हीं ने मेरी ज़िंदगी तबाह की है, तो मैं इस तबाही का बदला ज़रूर लूँगी। अब वो क्या कहती हैं, कैसे कहती हैं, उनसे मुख्तलिफ सवाल किए। INN ने एक उनसे इंटरव्यू किया बड़ा तफसीली का। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब उनसे पूछा कि आपका और बाबर आज़म का ये प्यार का रिश्ता किस तरह कायम हुआ और कब से कायम है, तो देखें वो क्या कह रही हैं। सर, ये मेरा क्लास फेलो था, हम एक ही मोहल्ले में रहते, बचपन से दोस्त थे। और ये 7th स्टैंडर्ड से स्कूल से जब चला गया था तो मैं किसी वजूहात की वजह से वो इलाका जिसमें बाबर आज़म के और हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, मैं अपना मोहल्ला वहां से छोड़ के एक अलग सोसाइटी में शिफ्ट हो गई थी। 3 साल के बाद जब मैं ऐसे मैट्रिक कर रही थी तो एक रैंडम मुलाकात हुई थी मेरी। 3 साल बाद अचानक रैंडम मुलाकात हुई, वहां से सर हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे। और नंबर एक्सचेंज करने के बाद हम लोगों की इस तरह लव हमारा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बाबर आज़म ने ही मुझे प्रपोज किया था। ये स्टार्ट हुआ था इन द बिगनिंग 2011 में, ठीक है। और तब हमारी मैं बाबर के साथ घर से चली गई थी और हमारी इसी तरह जब मैं उसके पास रही हूँ पिछले 4 से 5 साल कंटिन्यूसली रहने के बाद, क्योंकि घर से तो मुझे यही कह के लेकर गया था, जैसे मैं इन द बिगनिंग आपको कहती आ रही हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ द शादी, मेरा भी यही था कि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। जब ताल्लुकात इतने साल तक हमारे रहे हैं, 14-15 में ये जब क्रिकेट में अच्छा नाम आ गया, इसका बिहेवियर चेंज होने लग गया, ये मारना पीटना हो गया है। 2016 में जब अबॉर्शन हुआ देन इसने मुझे कहा कि आप अपने घर वापस चली जाएं। बाबर ने खुद कहा कि आप अपने घर वापस चली जाएं, मामा से सुलह कर लें और आपको इंशाल्लाह मैं शादी कर लूंगा। 2016 में जब मैं अपने घर वापस गई हूँ तो 17 में फिर इसने मुझसे कुछ पैसों का मुतालबा किया और इसके साथ साथ इसने मुझे मारा, जिस पे मैंने इसकी FIR कंप्लेन की थी
और इस पे एफआईआर जब होने लगी थी तो तब इन्होंने मेरे साथ एक मशरूत सुलह कर ली इस बुनियाद पे कि जी ये मेरे से शादी करेगा। 2018 में हमारी सुलह हुई थी, उसके बाद दोबारा फिर हमारा रिलेशनशिप सही रहा है। बीच में जब सर इसको जरूरत होती थी ये मेरे साथ रहता था, जब जरूरत इसको नहीं होती थी तो ये मुझे मारता था। 2020 में नवंबर, अक्टूबर, सितंबर की स्टार्टिंग से ही हमारा बिहेवियर इसने मेरे से इस तरह कर दिया हुआ था कि लाइक ये मुझे ब्लैकमेल करने लग गया था, बिकॉज ही हैव माय वीडियोस, ही हैव माय न्यूड पिक्चर्स। तो ये उन बुनियाद पे मुझे ऑब्वियसली ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि मुआशरे में मेरी भी कोई इज्जत थी, ये मुझे डराता था इन चीजों पे। तो इस बुनियाद पे जब मैंने इसको मतलब कहा कि मैं पुलिस के पास जाती हूँ तो सरासर इसने मुझे थ्रेट कर दिया कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसमें कुछ क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हुए जो जब मैं पुलिस के पास जाने का कहती रही उनका सहारा लेके मुझे समझाता था बार बार। और 2020 में 20 नवंबर को जब इसने न्यूजीलैंड का दौरा करना था उससे 2 दिन पहले ये आके मुझे मार के गया, तो फिर मैंने पुलिस कंप्लेन की। अच्छा, मुहतरमा का ये भी दावा है कि बाबर आजम जो है अब उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने जब तशद्दुद का निशाना बनी तो आपने मेडिकल कराया? सर वो तो जस्ट लैब थे, लेकिन मैंने पुलिस के पास जब गई थी उन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी थी। मेडिकल किसने मेरा करवाना था? हमजा का दावा है कि 2011 से मैं अपना घर छोड़ के आ गई थी और मैं उनके पास हूँ, और उसके बाद उन्हें 2016 में मुझसे लड़ाई लड़ी और फिर बाद में ये कहा कि तुम घर चली जाओ, मैं बाकायदा तुमसे शादी करूँगा। तो जब वो गई घर तो क्या हुआ, आइए ये भी उन्हीं से पूछते हैं। सर मेरी फैमिली के साथ मेरा राब्ता हुआ था। मैं 2 साल नहीं रही थी सर, मैं 2011 से घर से चली गई थी और 2016 तक मैं घर से बाहर रही हूँ। मतलब 6 साल तक मैं तकरीबन घर से बाहर रही हूँ। और जब मैंने अपनी फैमिली को 2015 में मैं कांटेक्ट में आ गई हुई थी, उनको मैं मतलब कांटेक्ट करती थी क्योंकि उनको मैंने ये बताया था मेरी शादी हो चुकी हुई है, क्योंकि वो घर में रिलेटिव्स को बताते थे कि हमारी बेटी की शादी होगी हुई है। क्योंकि मेरे घर में सिर्फ हम खवातीन है, मेरा एक छोटा भाई है, मैं और मेरी मदर है, और मैं ऑब्वियसली माँ को भी इज्जत का था, तो सिर्फ इस बुनियाद पे मैं भी चुप करके बैठी हुई थी। हमजा कहती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, यानी उनका दावा यह है कि उन्होंने करोड़ों रुपए बाबर आजम को खिला दिए क्योंकि वो उनसे प्यार करती थी, उनसे मोहब्बत करती थी। आइए पूछते हैं वो क्या काम करती थी और उन्होंने किस अंदाज में ये पैसे उनको खिलाए। जब उसको पैसों के लिए जब मैं उसके पास रहती थी, जो कमाती थी तो मैं उसी को देती थी। तो मेरा सैलून था शुरू से ही, मुझे बाय प्रोफेशनल और वैसे भी मुझे मेरा एक पैशन है सैलून का, एज अ बीन ब्यूटिशियन मुझे वर्क करने का शौक था। तो मैंने उसी अपने पैशन को ही फैशन बनाया अपना, और उसी से सर माशाल्लाह मैं अभी तक सरवाइव कर रही हूँ अपने आप को। इनका दावा है कि उनके तमाम अखराजात मैं बर्दाश्त करती थी और उनके लिए शॉपिंग भी मैं करती थी, मैंने बहुत पैसे दिए। तो जाहिर है उसकी तफसील भी वही बता सकती हैं। जब इसको क्रिकेट किट की जरूरत होती थी सर करोड़ों में आप कह सकते हैं, क्योंकि जब इसको क्रिकेट की किट की जरूरत होनी, इसके सर 20-30 हज़ार रुपए के शूज तक मैं परचेज करके देती थी। इसकी बैट, इसकी किट्स, इसके घर का खाना पीना, ये वो सब कुछ सर ईच एंड एवरीथिंग मैं प्रोवाइड करती थी। इसके भाई, इसके फादर सब मुझसे सर पैसे लेते थे, सब मुझसे पैसे लेते थे। लास्ट टाइम बाबर आजम ने 12 लाख रुपया मुझसे लिया था 2018 में, जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेन की थी और उसको मैंने प्रूफ भी किया था कि बाबर आजम मुझसे 12 लाख रुपए लेकर गया हुआ है। अच्छा, जब उनसे ये पूछा कि क्या आपका दावा ये है कि बाबर आजम जिस मंजिल पे इस वक्त गामजन हैं या जहाँ पे मौजूद हैं वो आपकी सवाबदीद की वजह से है, यानी आपकी मेहनत की वजह से है, यानी कहते हैं ना एक कामयाब मर्द के पीछे औरत होती है तो वो औरत खातून आप हैं? सर बाय प्रोफेशनली मैंने उसको सपोर्ट किया है, बाय प्रोफेशनली तो वो क्रिकेट खेल के भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बैठे हुए हैं। मैं ये बात नहीं करती, मैं उन्हें ये कह सकती हूँ कि उनको यहाँ तक पहुँचाने में मैंने बाय मेंटली तौर पे भी अपने आप को टॉर्चर कर करके इस बंदे को फिजिकली जिस तरह भी इस बंदे ने मतलब फायदा उठाना था, ये दोनों साइडों से मुझे इस्तेमाल करता रहा है। अच्छा, ये भी हमने पूछा उनसे कि क्या इस सारे लड़ाई झगड़े में जब आप घर से बाहर आ गई थी और अब आप घर वापस चली गई तो क्या आपका खानदान आपका साथ दे रहा है? सर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। 18 में भी उन्होंने ही मेरे साथ जाके पुलिस कंप्लेन की थी, जिसकी बिहाफ पर ये सुलहनामा हुआ था कि जी हमारी शादी होगी। तो ऑब्वियसली मेरी मदर भी चुप हो गई थी कि बेटी की इज्जत अगर अंदर ही 4 दीवारी में छुप रही है तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज सर खुलेआम आने की सिर्फ वजह यह है कि हमारे, आपको पता है यहाँ का सिस्टम क्या है पुलिस का। अभी 2 साल बाद ये बंदा अगर मेरी कहीं 2 महीने बाद, ये 2 साल बाद मेरी पिक्चर्स वायरल करता तो मेरी घर वालों की क्या इज्जत रहनी थी। मैं तो इस बंदे के आगे हाथ तक जोड़े कि मेरी माँ मर जाएगी,
मेरी पिक्चर्स वायरल ना करो, मैं इससे बड़ी तकलीफ में रही हूँ। अच्छा, मैंने ये भी पूछा कि आप ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में रहती हैं, क्या इस्लामी क़वानीन या रियासत के क़वानीन के मुताबिक आपको ये मालूम है कि आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? सर, मैं आपको ये चीज़, आप लोग हर एक चीज़ को, इस चीज़ पे क्यों कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हैं? मैं घर से जब 14-15 साल की थी तो मैं तो यही सोच कर गई थी कि मैं इस बंदे से सुबह कोर्ट मैरिज करूंगी, क्योंकि इस बंदे ने मुझे यही कहा था 3 दिन 4 दिन जब मैं उसके रहमो करम पे बैठी हुई थी, वो अब मेरा रेप करे, चाहे उसको आप जो मर्जी कह लें। तो सर मैंने तो वहां पर ही रहना था, मेरे पास कौन सा दूसरा, बेबसी के अलावा दूसरा कोई रास्ता था? अच्छा, उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्तलिफ क्रिकेटर्स जो हैं वो उनका साथ देते रहे और इस शादी को टालने में उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। हमने उनसे पूछा कि क्या आप उन क्रिकेटर्स को भी इनके साथ मुलजिम यानी शरीक मुलजिम समझती हैं? सर, 8 साल के सबसे बड़े आई विटनेस उस्मान कादिर, इमामुल हक और नवीद है। ये 3 क्रिकेटर्स जो हैं, ही इज अ बिग आई विटनेस, जो शुरू से मुझे मेरी एक एक चीज को देखते थे कि बाबर आजम क्या क्या मेरे साथ कर रहा है। और जब ये मैंने 2018 के बाद पुलिस कंप्लेन की, 2020 में जब मैं पुलिस कंप्लेन गई तो सर बिलावल भट्टी का इन्होंने सहारा लिया था। सर, उस्मान कादिर सबसे बड़ा इसमें एक्यूज है, क्योंकि जब जब बाबर जो भी करता था हर काम में ये जो उस्मान कादिर था ये मुलव्वस था। सर, जब मुझे इस्तिकाते हमल के लिए ये लोग लेकर गए तब उस्मान कादिर बीच में था, तब भी सर इन्होंने मेरी बेबसी का फायदा उठाया था, तब भी इन्होंने मुझे यही ब्लैकमेल किया था, मुझे मारा था बाबर ने उस्मान के सामने, मुझे तब भी इन्होंने यही ब्लैकमेल किया था, या तो मैं वहां पे इसकी बात मान लूं या ये मुझे वहां से निकाल देगा घर से। जब आप घर से बाहर आ गई थी और अब आप घर वापस चली गई तो क्या आपका ख़ानदान आपका साथ दे रहा है? सर, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। 18 में भी उन्होंने ही मेरे साथ जाके पुलिस कंप्लेन की थी, जिसकी बिहाफ पर ये सुलहनामा हुआ था कि जी हमारी शादी होगी। तो ऑब्वियसली मेरी मदर भी चुप हो गई थी कि बेटी की इज्जत अगर अंदर ही 4 दीवारी में छुप रही है तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज सर खुलेआम आने की सिर्फ वजह यह है कि हमारे, आपको पता है यहाँ का सिस्टम क्या है पुलिस का। अब 2 साल बाद ये बंदा अगर मेरी कहीं 2 महीने बाद, ये 2 साल बाद मेरी पिक्चर्स वायरल करता तो मेरी घर वालों की क्या इज्जत रहनी थी? मैं तो इस बंदे के आगे हाथ तक जोड़े कि मेरी माँ मर जाएगी, मेरी पिक्चर्स वायरल ना करो, मैं इससे बड़ी तकलीफ में रही हूँ। अच्छा, मैंने ये भी पूछा कि आप ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में रहती हैं, क्या इस्लामी क़वानीन या रियासत के क़वानीन के मुताबिक आपको ये मालूम है कि आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? सर, मैं आपको ये चीज, आप लोग हर एक चीज को, इस चीज पे क्यों कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हैं? मैं घर से जब 14-15 साल की थी तो मैं तो यही सोच कर गई थी कि मैं इस बंदे से सुबह कोर्ट मैरिज करूंगी, क्योंकि इस बंदे ने मुझे यही कहा था 3 दिन 4 दिन जब मैं उसके रहमो करम पे बैठी हुई थी, वो अब मेरा रेप करे, चाहे उसको आप जो मर्जी कह लें। तो सर मैंने तो वहां पर ही रहना था, मेरे पास कौन सा दूसरा, बेबसी के अलावा दूसरा कोई रास्ता था? अच्छा, उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्तलिफ क्रिकेटर्स जो हैं वो उनका साथ देते रहे और इस शादी को टालने में उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। हमने उनसे पूछा कि क्या आप उन क्रिकेटर्स को भी इनके साथ मुलजिम यानी शरीक मुलजिम समझती हैं? सर, 8 साल के सबसे बड़े आई विटनेस उस्मान कादिर, इमामुल हक और नवीद है। ये 3 क्रिकेटर्स जो हैं, ही इज अ बिग आई विटनेस, जो शुरू से मुझे मेरी एक एक चीज को देखते थे कि बाबर आजम क्या क्या मेरे साथ कर रहा है। और जब ये मैंने 2018 के बाद पुलिस कंप्लेन की, 2020 में जब मैं पुलिस कंप्लेन गई तो सर बिलावल भट्टी का इन्होंने सहारा लिया था। सर, उस्मान कादिर सबसे बड़ा इसमें एक्यूज है, क्योंकि जब जब बाबर जो भी करता था हर काम में ये जो उस्मान कादिर था ये मुलव्वस था। सर, जब मुझे इस्तिकाते हमल के लिए ये लोग लेकर गए तब उस्मान कादिर बीच में था, तब भी सर इन्होंने मेरी बेबसी का फायदा उठाया था, तब भी इन्होंने मुझे यही ब्लैकमेल किया था, मुझे मारा था बाबर ने उस्मान के सामने, मुझे तब भी इन्होंने यही ब्लैकमेल किया था, या तो मैं वहां पे इसकी बात मान लूं या ये मुझे वहां से निकाल देगा घर से। उनकी निदाद सुनने के बाद यकीनी बात है कि वो बड़ी इस वक्त मायूस हैं और इस ज़्यादती का शिकार वो कहती हुई हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैंने उनसे पूछा कि क्या इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर बाबर आजम आपसे शादी के लिए तैयार हो जाएं तो क्या आप तमाम केसेस वापस ले लेंगी? नहीं सर, अब नहीं, क्योंकि मैंने 2018 में सुलह सिर्फ इस बुनियाद पे की थी। एक इंसान, मेरे ख्याल में इस तरह का बंदा किसी के एतमाद के काबिल नहीं है। ये मैं अब शादी नहीं बाबर आजम से कभी भी कर सकती। उनका कहना है कि तमाम चीज़ों के सबूत मेरे पास हैं, ऑडियो कैसेट भी मौजूद है, मेरे पास तस्वीर भी मौजूद हैं बाबर आजम की, बल्कि जो दीगर मामलात हैं
उनके भी हैं, और इन दोस्तों को भी जो क्रिकेटर्स उनके साथ थे, उस्मान कादिर या बिलावल भट्टी और इमामुल हक, ये लोग भी गवाह हैं उस चीज़ के। तो क्या उनके पास केसेट्स वगैरह मौजूद हैं? और मैंने जब ये कहा कि ये तो मुकम्मल नहीं है, तो कहने लगी वक्त आने पे बाकी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। सर, जो लीगली तौर पे अगर कानूनी वे से देखा जाए, मेरे तमाम कॉल डाटास, ठीक है, बाबर आजम की मेरी चैट, बाबर आजम अपने ऑफिशियल नंबर से जो पीसीबी में रजिस्टर्ड था उन नंबरों से मुझे कॉल्स करते थे। क्योंकि 20 नवंबर को जब इनको इल्म था कि मैंने इनके खिलाफ जाना था, इन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे लेके चले गए थे। मैंने एफआईए में अपनी जब उनको ये केस के मुतल्लिक बताया तो उस मेरी किस्मत थी कि चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर था, सारे हर दुनिया का बंदा सवाल करता कि मेरे पास सबूत क्या है। तो अब मेरे पास बाबर आजम की तमाम रिकॉर्डिंग्स वो भी मेरे पास मौजूद है, जो आप सर सुन भी सकते हैं, इस वक्त मेरे पास मौजूद है। जो 20 नवंबर को भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आर्गुमेंट्स हुई, उनमें भी क्रिकेटर इन्वॉल्व थे, और ये आपको सर मैं कुछ यहाँ पे पेश कर सकती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी चुप हूँ ना, बोल नहीं रहा कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आओ वो बोलती जाओ, ठीक है? कौन से मैसेज मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, कौन से मैंने तुमने किसको दिखाने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? फजूल बोली जा रही है यार, 2-3 दिन से देख रहा हूँ। जब दिल करता मुंह उठाकर शुरू हो जाती है तो मुझे जरूरत नहीं है डरने की, आई समझ? सर, इस तरह की बेशुमार मेरे पास से ये तो साबित होता है कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक था। ये तो मैं साबित कर चुकी हूँ, क्योंकि ये बाबर आजम के जो लोग चाहने वाले उनको पता चल चुका होगा कि क्योंकि जैसे मैं पिक्चर्स बाहर निकालती हूँ, चैट्स बाहर निकालती हूँ, मेरे पास तमाम वो मैसेजेस मौजूद है जिसमें बाबर आजम मुझे मेरी ही पिक्चर से लिख के नीचे हंसता था, मुझे मेरी पिक्चर्स मुझे पेश करता था मेरे आगे कि अब मैं तुम्हारे पोस्टर लगाऊंगा। मैं इस तरह अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती, आप देख सकते हैं। तो बाबर आजम ये सब मेरे साथ करता रहा। ये तमाम चीजें मैंने एफआईए में भी दिया, अदालत में भी दिया। इन्हीं बुनियाद पर मैं बाबर आजम को मुजरिम भी करार दिलवाऊंगी। मैंने उनसे पूछा कि इस प्यार मोहब्बत की कहानी में आप मायूस हो गई, लेकिन आपने वो तमाम हदें अबूर की जो शादी के बाद होता है, और इस सिलसिले में इसी दौरान आप उम्मीद से भी हो गई। लेकिन जब इस उम्मीद को तोड़ने के लिए कार्रवाई हुई तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जब मुझे ये इल्म हुआ कि मैं कंसीव कर रही हूँ, मैंने बाबर को जब कांटेक्ट किया तो उसका बिहेव सडनली मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स पे आ गया कि मतलब जैसे सडनली मैंने ही सारा गुनाह मेरा ही है। जब मैंने बाबर को बताया, बाबर आए हैं और वो मेरी कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि मैं अभी एकदम ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। इल्म तो मुझे था कि मेरे साथ जो होना था, ये मुझे डिफरेंट क्लिनिक्स थी जहां पर मेरा ट्रीटमेंट करवाता रहा बतौर बीवी बना के, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी नहीं थी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आपको आइडेंटिटी की जरूरत होती। वहां पे बाबर आजम ने अपनी बीवी वहां पे मुझे शो करके अपनी आइडेंटिटी देकर मेरा ट्रीटमेंट करवाया। जब मैं रिकवर हुई हूं तो ये लोग मुझे जबरदस्ती में मेरी मर्जी के बगैर मुझे वहां पर लेकर गए हैं, और मैं ऑब्वियसली अकेली थी तो मेरे पे तो किसी का सर, मैं तो किसी की सुन ही नहीं सकती थी। मैं किसको जाके अपना रोना बताती, किसको दिखाती या किसको क्या कहती? इन लोगों ने जाके सर एक बड़ी कंजस्टेड एरिया था बेगम कोर्ट में, और ये वो वहां पे मुझे लेकर गया। इन्होंने वहां पे जाके खुफिया इस्तिकाते हमल करवाया, और मैं सर बड़ी तकलीफ काटी उस दिन। मुझे पता है कि मैं उस तकलीफ को कैसे बयान कर सकती हूँ। देखिए, मुल्जिम कौन है या मुजरिम कौन है, सज़ा किसको मिलनी चाहिए, गलती दोनों की है या नहीं है, मैं और आप तो फैसला नहीं कर सकते। लेकिन पूरी बात सुनिएगा, पूरा आज की ये सारी जो है एपिसोड देखिएगा और इसमें अंदाज़ा लगाइएगा, और यकीनन लाइक डिसलाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, बताइएगा कि इसमें गलती किसकी और क्या होना चाहिए। क्यों कि हम तो चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल को आगाही हासिल हो, और आइंदा की जो है कोई नई नस्ल में से कोई, चाहे वो खातून हो, लड़की हो या कोई लड़का, इस किस्म की हरकत ना करे जिससे उसे शर्मिंदगी उठाना पड़े। और इस पे वो क्या कह रही हैं कि नई लड़कियों को मुझसे क्या सबक सीखना चाहिए, आइए देखें हामजा का क्या ख्याल है। मैं सिर्फ यही समझती हूँ, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस और मेरा ये ओपिनियन है कि आपके लिए जो फैसला आपके पेरेंट्स कर देते हैं, आई थिंक आप लड़ लें, झगड़ लें, फाइट कर ले, अगर आपने उसी बंदे के साथ रहना, लेकिन आप लड़के अपनी फैमिली को अपने साथ रख के इस तरह के बंदे के पास जाएं, ताकि कल आपके पास
अपने आप को डिफाइन करने का, अपने आप को क्लियर करने का कोई प्रूफ होता। आज मैं क्यों अलोन हूं? क्योंकि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट की, शायद ये मेरी फैमिली की भी मुझे बदुआ या जो भी आप कह सकते हैं, मैंने अपनी माँ को तकलीफ दी थी, ये वो भी मेरे सामने आई है। और ऑल मेंस आर नॉट अ सेम। दुनिया में बड़े मर्द हैं, वो ये भी मर्द हैं जो इस टाइम मुझे सुन रहे होंगे और मेरे बारे में अच्छा कह रहे होंगे। मैं हर मर्द को तनकीद का निशान है। हाँ, अलबत्ता मैं क्रिकेटर्स के बारे में कहूंगी, क्योंकि ये आप पिछली जितनी क्रिकेट की हिस्ट्री आप देखते आ रहे हैं, हर क्रिकेटर का कोई ना कोई स्कैंडल निकलता है, कोई ना कोई खातून आती है। हर खातून यहाँ पे क्रिकेटर के ऊपर एलिगेशन या ब्लैकमेल करने नहीं आती, इसमें कोई ना कोई रियलिटी होती है, क्योंकि क्रिकेटर्स ऐसा करते हैं। मेरी अपना जाती एक्सपीरियंस गुजरा है, मैं 10 साल तक एक बहुत तकलीफ काटी है। सो मैं इस चीज पे 100% कहूंगी कि क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं। ये कोई पहली दफा बाबर आजम नहीं सिर्फ क्रिकेटर निकला, आप पीछे हिस्ट्री छान के देख लें कैसे कैसे स्कैंडल्स निकले। ये लोग अपनी मेंटली सर्टिफिकेशन के लिए औरत को कहां कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन दैट इनको ये भी नहीं पता होता कि इनको अल्लाह ताला ने कौन सी इज्जत दी हुई है, किस इज्जत के मुकाम पे बिठाया हुआ है, और ये उस इज्जत को, अपनी उस चीज को किस तरह फायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़े गलत वो लोग हैं जो अदारे इन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकी गलतियों को छुपा रहे होते हैं। अगर ये एक प्लेयर की गलती के ऊपर अगर एक्शन लेना, तो कोई भी प्लेयर आने वाली हिस्ट्री में कभी भी ऐसी कोई हरकत ना करे। ये बात मैं पीसीबी को भी कहूंगी। जब मुझे तकलीफ थी, मैंने पीसीबी को 2 महीने तक कांटेक्ट किया। मैं झूठी थी तो मैं क्यों स्ट्रगल कर रही थी? मैंने 2 महीने तक पीसीबी को कांटेक्ट किया। पीसीबी ने जब प्लेयर्स की निजी जिंदगी कह दी है, तो आज पीसीबी क्यों अपने प्लेयर के पीछे बैक कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको उसकी निजी जिंदगी में छोड़ देना। मुझे बाबर आजम के प्रोफेशनल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा खेले, वो ना खेले, वो कैप्टन है, वो नहीं है, वो क्या करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे इस बात से पड़ता है कि पीसीबी क्यों नहीं अपने प्लेयर्स की निजी जिंदगी में भी इन्वॉल्व होती। उनका हक है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। प्लेयर्स जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हर बंदे का हक है उन पे सवाल उठाना। तो मेरा सिर्फ यही अपील है कि पीसीबी बाबर आजम की जो भी इंक्वायरी है वो करे, मुझसे भी पूछे, इस चीज को खुद टेक ओवर करे, और जो बाबर की सजा बनती है वो बाबर को दे। बाबर कोई कानून से बाला तर नहीं है। सर, बाबर आजम ने जो ज्यादती की है उसको सजा मिले। मैं पिछले 1.5 महीने से सर बड़ी तकलीफ काट रही, मेरे घर वाले भी परेशान है, पुलिस भी सर साथ नहीं दे रही। जो बंदा मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है वो मेरी बात सुनता है, उनको पता चल जाता है, मैं सारे प्रूफ्स रखती हूँ। जब उन्हें इल्म होता है कि मैं राइट पे खड़ी हूँ, तो वो फिर बाबर आजम की साइड पे बात करते हैं। हर बंदा बाबर आजम को बचाने की कोशिश कर रहा है और मुझे सर थ्रेट कर रहा है। सर, मैं आपको कभी किसी क्रिकेटर ने कॉल की है? आपको कभी किसी क्रिकेटर ने 256 टाइम्स कॉल की है? आप इस चीज का बता सकते हैं? मेरे नंबर पे बाबर आजम, ही इज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, व्हाई ही इज कॉलिंग मी 256 टाइम्स इन अ वन डे? व्हाई? आप उससे जाके ये सवाल करें। मैं इस चीज को, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं एक रियलिटी पिछले 1.5 महीने से रख रही हूँ। इफ आई एम अ ब्लैकमेलर, तो यू जस्ट आस्क हिम कि इसने मुझसे सुलहनामा क्यों किया था। अगर ये कहते कि इन्होंने मेरे से सुलहनामा किया था, ही इज अ स्टार, मैं इसको ब्लैकमेल करती, ये मीडिया पे आता, ये लोगों को बताता। इसकी रेपुटेशन का डर था कि मुझे अपनी रेपुटेशन का डर था। मैं सर अपनी बात पे डटी हुई हूं और इंशाल्लाह मैं यहां पर बाबर आजम को एक्सपोज करके रहूंगी। बाबर आजम ने जो किया उसको उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। पर मेरा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाबर आजम ने जो गलती की है वो सारी दुनिया के सामने आके इस चीज को माने कि वो गलत है, क्योंकि मैंने भी इसी सोसाइटी में रहना है। मैं इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे लेके क्यों रहूं, या मैंने पाकिस्तान से भागना, इन लोगों ने कोई ऐसी कसर इसकी फैमिली नहीं छोड़ी जो मुझे बदनामी का बाइस ना बनी हो। मैं भी किसी की बेटी हूं, मैं भी दुनिया में क्या, मैं कोई वाहिद लड़की पाकिस्तान की नहीं जो घर से भागी हूं। वो औरतें भी हैं जिनके रेप हो जाते, वो औरतें भी हैं जो मेरे जैसी जलील और ख्वार हो जाती, वो औरतें भी इसी मुल्क की बेटियां होती जो बेवा हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं घर से बाहर निकली तो मैं गंदी औरत हूं? उनकी निदाद सुनने के बाद यकीनी बात है कि वो बड़ी इस वक्त मायूस हैं और इस ज़्यादती का शिकार वो कहती हुई हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैंने उनसे पूछा कि क्या इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर बाबर आजम आपसे शादी के लिए तैयार हो जाएं तो क्या आप तमाम केसेस वापस ले लेंगी? नहीं सर, अब नहीं, क्योंकि मैंने 2018 में सुलह सिर्फ इस बुनियाद पे की थी। एक इंसान, मेरे ख्याल में इस तरह का बंदा किसी के एतमाद के काबिल नहीं है। मैं अब शादी नहीं बाबर आजम से कभी भी कर सकती। उनका कहना है कि
तमाम चीज़ों के सबूत मेरे पास हैं, ऑडियो कैसेट भी मौजूद है, मेरे पास तस्वीर भी मौजूद हैं बाबर आजम की, बल्कि जो दीगर मामलात हैं उनके भी हैं, और इन दोस्तों को भी जो क्रिकेटर्स उनके साथ थे, उस्मान कादिर या बिलावल भट्टी और इमामुल हक, ये लोग भी गवाह हैं उस चीज़ के। तो क्या उनके पास कैसेट्स वगैरह मौजूद हैं? और मैंने जब ये कहा कि ये तो मुकम्मल नहीं है, तो कहने लगी वक्त आने पे बाकी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। सर, जो लीगली तौर पे अगर कानूनी वे से देखा जाए, मेरे तमाम कॉल डाटास, ठीक है, बाबर आजम की मेरी चैट, बाबर आजम अपने ऑफिशियल नंबर से जो पीसीबी में रजिस्टर्ड था उन नंबरों से मुझे कॉल्स करते थे। क्योंकि 20 नवंबर को जब इनको इल्म था कि मैंने इनके खिलाफ जाना था, इन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे लेके चले गए थे। मैंने एफआईए में अपनी जब उनको ये केस के मुतल्लिक बताया तो उस मेरी किस्मत थी कि चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर था, सारे हर दुनिया का बंदा सवाल करता कि मेरे पास सबूत क्या है। तो अब मेरे पास बाबर आजम की तमाम रिकॉर्डिंग्स वो भी मेरे पास मौजूद है, जो आप सर सुन भी सकते हैं, इस वक्त मेरे पास मौजूद है। जो 20 नवंबर को भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आर्गुमेंट्स हुई हैं, उनमें भी क्रिकेटर इन्वॉल्व थे, और ये आपको सर मैं कुछ यहाँ पे पेश कर सकती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी चुप हूँ ना, बोल नहीं रहा कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आओ वो बोलती जाओ, ठीक है? कौन से मैसेज मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, कौन से मैंने तुमने किसको दिखाने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? फजूल बोली जा रही है यार, 2-3 दिन से देख रहा हूँ। जब दिल करता मुंह उठा के शुरू हो जाती है तो मुझे जरूरत नहीं है डरने की, आई समझ? सर, इस तरह की बेशुमार मेरे पास से ये तो साबित होता है कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक था। ये तो मैं साबित कर चुकी हूँ, क्योंकि ये बाबर आजम के जो लोग चाहने वाले हैं उनको पता चल चुका होगा कि क्योंकि जैसे मैं पिक्चर्स बाहर निकालती हूँ, चैट्स बाहर निकालती हूँ, मेरे पास तमाम वो मैसेजेस मौजूद है जिसमें बाबर आजम मुझे मेरी ही पिक्चर से लिख के नीचे हंसता था, मुझे मेरी पिक्चर्स मुझे पेश करता था मेरे आगे कि अब मैं तुम्हारे पोस्टर लगाऊंगा। मैं इस तरह अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती, आप देख सकते हैं। तो बाबर आजम ये सब मेरे साथ करता रहा। ये तमाम चीजें मैंने एफआईए में भी दिया, अदालत में भी दिया। इन्हीं बुनियाद पर मैं बाबर आजम को मुजरिम भी करार दिलवाऊंगी। मेरे नंबर पे बाबर आजम ही इज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, व्हाई ही इज कॉलिंग मी 256 टाइम्स इन अ वन डे, व्हाई? आप उससे जाके ये सवाल करें। मैं इस चीज को मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं एक रियलिटी पिछले 1.5 महीने से रख रही हूँ। इफ आई एम अ ब्लैकमेलर तो यू जस्ट आस्क हिम कि इसने मुझसे सुलहनामा क्यों किया था। अगर ये कहते कि इन्होंने मेरे से सुलहनामा किया था, ही इज अ स्टार, मैं इसको ब्लैकमेल करती, ये मीडिया पे आता, ये लोगों को बताता। इसकी रेपुटेशन का डर था कि मुझे अपनी रेपुटेशन का डर था। मैं सर अपनी बात पे डटी हुई हूँ और इंशाल्लाह मैं यहां पर बाबर आजम को एक्सपोज करके रहूंगी। बाबर आजम ने जो किया उसको उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। अब आप चाहती क्या हैं, आपका मुतालबा क्या है? सर, मेरा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाबर आजम ने जो गलती की है वो सारी दुनिया के सामने आके इस चीज को माने कि वो गलत है, क्योंकि मैंने भी इसी सोसाइटी में रहना है। मैं इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे लेके क्यों रहूं, या मैंने पाकिस्तान से भागना? इन लोगों ने कोई ऐसी कसर इसकी फैमिली नहीं छोड़ी जो मुझे बदनामी का बाइस ना बनी हो। मैं भी किसी की बेटी हूं, मैं भी दुनिया में क्या, मैं कोई वाहिद लड़की पाकिस्तान की नहीं जो घर से भागी हूं। वो औरतें भी हैं जिनके रेप हो जाते, वो औरतें भी हैं जो मेरे जैसी जलील और ख्वार हो जाती, वो औरतें भी इसी मुल्क की बेटियां होती जो बेवा हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं घर से बाहर निकली तो मैं गंदी औरत हूं? मैंने उनसे पूछा कि इस प्यार मोहब्बत की कहानी में आप मायूस हो गई, लेकिन आपने वो तमाम हदें अबूर की जो शादी के बाद होता है, और इस सिलसिले में इसी दौरान आप उम्मीद से भी हो गई। लेकिन जब इस उम्मीद को तोड़ने के लिए कार्रवाई हुई तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जब मुझे ये इल्म हुआ कि मैं कंसीव कर रही हूँ, मैंने बाबर को जब कांटेक्ट किया तो उसका बिहेव सडनली मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स पे आ गया कि मतलब जैसे सडनली मैंने ही सारा गुनाह मेरा ही है। जब मैंने बाबर को बताया, बाबर आए हैं और वो मेरी कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि मैं अभी एकदम ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। इल्म तो मुझे था कि मेरे साथ जो होना था, ये मुझे डिफरेंट क्लिनिक्स थी जहां पर मेरा ट्रीटमेंट करवाता रहा बतौर बीवी बना के, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी नहीं थी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं आपको आइडेंटिटी की जरूरत होती। वहां पे बाबर आजम ने अपनी बीवी वहां पे मुझे शो करके अपनी आइडेंटिटी देकर मेरा ट्रीटमेंट करवाया। जब मैं रिकवर हुई हूं तो ये लोग मुझे जबरदस्ती मेरी मर्जी के बगैर मुझे वहां पर लेकर गए हैं, और मैं ऑब्वियसली अकेली थी
तो मेरे पे तो किसी का सर, मैं तो किसी की सुन ही नहीं सकती थी। मैं किसको जाके अपना रोना बताती, किसको दिखाती या किसको क्या कहती। इन लोगों ने जाके सर, एक बड़ी कंजस्टेड एरिया था बेगम कोर्ट में, और ये वो वहां पे मुझे लेकर गया। इन्होंने वहां पे जाके खुफिया इस्तकाते हमल करवाया और मैं सर बड़ी तकलीफ काटी उस दिन मैंने। मुझे पता है कि मैं उस तकलीफ को कैसे बयान कर सकती हूँ। देखिए, मुल्जिम कौन है या मुजरिम कौन है, सज़ा किसको मिलनी चाहिए, गलती दोनों की है या नहीं है, मैं और आप तो फैसला नहीं कर सकते। लेकिन पूरी बात सुनिएगा, पूरा आज की ये सारी जो है एपिसोड देखिएगा और इसमें अंदाज़ा लगाइएगा और यकीनन लाइक डिसलाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, बताइएगा कि इसमें गलती किसकी और क्या होना चाहिए। क्यों कि हम तो चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल को आगाही हासिल हो और आइंदा की जो है कोई नई नस्ल में से कोई, चाहे वो खातून हो, लड़की हो या कोई लड़का, इस किस्म की हरकत ना करे जिससे उसे शर्मिंदगी उठाना पड़े। और इस पे वो क्या कह रही हैं कि नई लड़कियों को मुझसे क्या सबक सीखना चाहिए, आइए देखें हामजा का क्या ख्याल है। मैं सिर्फ यही समझती हूँ, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस और मेरा ये ओपिनियन है कि आपके लिए जो फैसला आपके पेरेंट्स कर देते हैं, आई थिंक आप लड़ लें, झगड़ लें, फाइट कर ले, अगर आपने उसी बंदे के साथ रहना, लेकिन आप लड़के अपनी फैमिली को अपने साथ रख के इस तरह के बंदे के पास जाएं, ताकि कल आपके पास अपने आप को डिफाइन करने का, अपने आप को क्लियर करने का कोई प्रूफ होता। आज मैं क्यों अलोन हूं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट की, शायद ये मेरी फैमिली की भी मुझे बदुआ या जो भी आप कह सकते हैं, मैंने अपनी माँ को तकलीफ दी थी, ये वो भी मेरे सामने आई है। और ऑल मेन्स आर नॉट अ सेम, दुनिया में बड़े मर्द हैं, वो ये भी मर्द हैं जो इस टाइम मुझे सुन रहे होंगे और मेरे बारे में अच्छा कह रहे होंगे। मैं हर मर्द को तनकीद का निशान है। हाँ, अलबत्ता मैं क्रिकेटर्स के बारे में कहूंगी, क्योंकि ये आप पिछली जितनी क्रिकेट की हिस्ट्री आप देखते आ रहे हैं, हर क्रिकेटर का कोई ना कोई स्कैंडल निकलता है, कोई ना कोई खातून आती है। हर खातून यहाँ पे क्रिकेटर के ऊपर एलिगेशन या ब्लैकमेल करने नहीं आती, इसमें कोई ना कोई रियलिटी होती है, क्योंकि क्रिकेटर्स ऐसा करते हैं। मेरी अपना जाती एक्सपीरियंस गुजरा है, मैं 10 साल तक एक बहुत तकलीफ काटी है। सो मैं इस चीज पे 100% कहूंगी कि क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं। ये कोई पहली दफा बाबर आजम नहीं सिर्फ क्रिकेटर निकला, आप पीछे हिस्ट्री छान के देख लें कैसे कैसे स्कैंडल्स निकले। ये लोग अपनी मेंटली सर्टिफिकेशन के लिए औरत को कहां कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन दैट इनको ये भी नहीं पता होता कि इनको अल्लाह ताला ने कौन सी इज्जत दी हुई है, किस इज्जत के मुकाम पे बिठाया हुआ है, और ये उस इज्जत को, अपनी उस चीज को किस तरह फायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़े गलत वो लोग हैं जो अदारे इन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकी गलतियों को छुपा रहे होते हैं। अगर ये एक प्लेयर की गलती के ऊपर अगर एक्शन लेना, तो कोई भी प्लेयर आने वाली हिस्ट्री में कभी भी ऐसी कोई हरकत ना करे। ये बात मैं पीसीबी को भी कहूंगी। जब मुझे तकलीफ थी, मैंने पीसीबी को 2 महीने तक कांटेक्ट किया। मैं झूठी थी तो मैं क्यों स्ट्रगल कर रही थी, मैंने 2 महीने तक पीसीबी को कांटेक्ट किया। पीसीबी ने जब प्लेयर्स की निजी जिंदगी कह दी है, तो आज पीसीबी क्यों अपने प्लेयर के पीछे बैक कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसको उसकी निजी जिंदगी में छोड़ देना। मुझे बाबर आजम के प्रोफेशनल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा खेले वो ना खेले, वो कैप्टन है वो नहीं है, वो क्या करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे इस बात से पड़ता है कि पीसीबी क्यों नहीं अपने प्लेयर्स की निजी जिंदगी में भी इन्वॉल्व होती। उनका हक है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्लेयर्स जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हर बंदे का हक है उन पे सवाल उठाना। तो मेरा सिर्फ यही अपील है कि पीसीबी बाबर आजम की जो भी इंक्वायरी है वो करे, मुझसे भी पूछे, इस चीज को खुद टेक ओवर करे, और जो बाबर की सजा बनती है वो बाबर को दे। बाबर कोई कानून से बाला तर नहीं है। सर, बाबर आजम ने जो ज्यादती की है उसकी उसको सजा मिले। मैं पिछले 1.5 महीने से सर बड़ी तकलीफ काट रही, मेरे घर वाले भी परेशान है, पुलिस भी सर साथ नहीं दे रही। जो बंदा मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है वो मेरी बात सुनता है, उनको पता चल जाता है, मैं सारे प्रूफ्स रखती हूँ। जब उन्हें इल्म होता है कि मैं राइट पे खड़ी हूँ, तो वो फिर बाबर आजम की साइड पे बात करते हैं। हर बंदा बाबर आजम को बचाने की कोशिश कर रहा है और मुझे सर थ्रेट कर रहा है। नाज़रीन, जो बातें हुई, जितने सवाल हुए, एक तफसीली इंटरव्यू मैंने किया और कोशिश की कि आप तक सारी बातें पहुँचें। इसमें किसी की तजलील करना मकसद बिल्कुल नहीं है, किसी को बरतरी दिलाना मकसद नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही मकसद है कि असल हक़ाइक़ सामने आए। हाँ, अदालत क्या करती है, फ़ैसला क्या मिलता है, थाने से इनके साथ क्या होता है, इनका इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, इनका दावा सच्चा है या झूठा है, ये बातें तो वक्त बताएगा और अदालत ने फ़ैसला करना है।
कानून ने फैसला करना है। लेकिन बात तो दरअसल ये है कि जो पैगाम उसने दिया कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो नई नस्ल ख्याल करे। क्रिकेटर्स रंग रैलियाँ मनाते हैं और बाद में उड़ जाते हैं परिंदों की तरह, तो कोई भी ऐसा उदास बाद में ना रहे, किसी का भी घर ना उजड़े। लिहाजा नई नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि गलती से परहेज़ करें और वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर कोई ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि शरीक हयात जो है वो सारी ज़िंदगी का होता है, वो लम्हों, वक्तों, घंटों, बरसों का नहीं होता। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।